बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं वो लोग जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, यानी दराज पर सेल्स कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट बनाकर सेल्स कर रहे हैं या डिफरेंट एप्स पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो इस फाइनेंस एक्ट में दो अहम चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है और कुछ कंप्लायंसेस बढ़ गई हैं इंटरमीडियरीज के लिए, बैंक्स के लिए और कोरियर कंपनीज के लिए। एंड if you have intention to start e-commerce business in Pakistan, you must listen to this video because आपको इससे पता चलेगा लीगल फ्रेमवर्क क्या है, आपको क्या काम करना है बिफोर एक्चुअली लिस्टिंग टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी किए बगैर प्री रिक्विजिट्स हैं, अब पहले नहीं थी, आपको लिस्ट भी नहीं करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए जो इनकम टैक्स के बारे में चेंजेस आई हैं वो मैं ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूं, जिसको आप रेफर कर सकते हैं, फाइनेंस एक्ट चेंजेस इन इनकम टैक्स पार्ट 1 में। आज हम सेल्स टैक्स से रिलेटेड चीजों को देखेंगे और आखिर में मैं दोबारा रिकैप करवा दूंगा जो इनकम टैक्स में हम चेंजेस हम देख चुके हैं। सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जो चेंजेस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स बिजनेस, पहले तो एक ये चेंज आया कि कुछ रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन है, वहां बात की गई है प्री रजिस्ट्रेशन की, बिफोर यू स्टार्ट वर्क। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस को लिस्ट किया गया है, कुछ चेंज की गई हैं। फिर स्कोप ऑफ टैक्स में तब्दीली की गई है कि चार्जेबिलिटी कैसे होगी। 11th कैजुअल में जो विदहोल्डिंग रेट्स दिए गए हैं वहां पर एक 2% का रेट ऐड किया गया है और रिटर्न फाइलिंग की भी न्यू रिक्वायरमेंट्स, न्यू कंप्लायंसेस ऐड की गई हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग दीज आर द चेंजेस अमेंडमेंट्स मेड इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, अब मैं दरअसल लेमैन के स्टाइल में एक समरी आपको बताता हूँ, पहले कोशिश करता हूँ ताकि आप टेक्निकल एस्पेक्ट से पहले एक समरी समझ जाएं। देखिए, पहली तब्दीली ये की गई है कि कोई भी, ये मैंने समराइज कर दिए 3 पैराग्राफ में सारी चेंजेस को। पहली तब्दीली ये की गई है कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, चाहे पाकिस्तान रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, अगर वो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। अच्छा, जब सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी है इसका मतलब ये पहले उसने इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेनी है, फिर बैंक अकाउंट खोलना है, फिर सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन मिलती है और उसका एक ऑफिस वर्क प्लेस भी होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये कंप्लायंसेस वो करेगा तो ही वो डिजिटली ऑपरेट कर पा रहा होगा। नंबर 1 एक कंप्लायंस ये हो गई। अच्छा, इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, हो सकता है ये सेपरेटली आ जाए, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा इंशाल्लाह, अभी आया नहीं है पोर्टल पे। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का, उसी से इसको हम प्रोसेस कर लेंगे। सेकंड ये कि ये रिक्वायरमेंट सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की दो लोगों के लिए नहीं है। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की एक डेफिनेशन है जो सेल्स टैक्स में लिखी हुई है, उसको भी हमने एक लेक्चर है कि किन लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से रेफर कर लें। ये बहुत छोटे काम करने वाले लोग होते हैं जिनकी टर्नओवर 80 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रही होती और घर पे काम कर रहे होते हैं और इनके पास मुलाजमीन भी बहुत कम होते हैं, एक प्रेस्क्राइब डेफिनेशन है। और वो लोग जो टीयर 1 के रिटेलर्स नहीं होते, ठीक है, जिन्हें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, जो आम दुकानदार होते हैं जिनके बिजली के बिलों में जीएसटी लग के आ जाता है, तो उन्हें नहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे दूं, गुल अहमद है, अलकरम है, ठीक है, टेक्नो मोबाइल है, इसके अलावा ई बाइक्स हैं, ठीक है, और बेतहाशा चीजें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज नॉट ओनली सेलिंग फ्रॉम देयर ओन आउटलेट्स, दे आर आल्सो सेलिंग थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सैमसंग है, सैमसंग क्या करता है, तमाम बहुत सारे बैंक से उसने रिलेशनशिप बनाया हुआ है, दराज से रिलेशनशिप बनाया हुआ है, वहां अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करता है, उनको मार्जिन देता है और चीज बेच देता है। तो आप भी अगर एंटरेंट हैं इस मार्केट में तो आपको पहले सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज, आपको मैं बताऊं, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, बैंक्स, डिजी मॉल की बात कर लें, दराज की बात कर लें, ये लोग नोटिस भेज रहे हैं कि भाई अपने आप को लिस्ट करें जल्दी से, अभी हमने होल्ड किया हुआ, अदरवाइज हम आपको डीएक्टिवेट कर देंगे।
सो यहाँ तो बिजनेस ही आप नहीं कर पाएंगे। सो तो एक तो बड़ा एक अजीब बुरी बात है ये कि एक आदमी बिजनेस कर रहा है, आप कह रहे हैं सेल्स टैक्स में पहले रजिस्ट्रेशन कराओ फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो द गवर्नमेंट शुड गिव सम टाइम एटलीस्ट फॉर 3 मंथ 4 मंथ्स रजिस्ट्रेशन। सेल्स टैक्स की लेना ही इतना अजाब का काम बना हुआ था चंद रोज पहले तक, अब शायद बेहतर हुआ है। तो गवर्नमेंट शुड गिव सम sufficient टाइम टू द businessmen, to the business enterprises which have been running their business via online marketplace, websites, software applications। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ टाइम दिया जाए ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो पहली बात ये कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और कोरियर कंपनीज बेसिकली दो पार्टनर्स होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के। आप मिसाल के तौर पर मैंने कॉस्मेटिक क्रीम बनाई, मैंने बना दी, अब मैं क्या करूँ उसको लिस्ट करने के लिए दराज पे जाऊंगा, डिजी मॉल पे जाऊंगा, ठीक है, शॉपिफाई पे जाऊंगा, और दूसरा मेरी शिपमेंट कोरियर कंपनी करेगी, टीसीएस लेपर्ड करेगा। तो ये दो मेरे पार्टनर होते हैं। उनको ये कहा है कि अगर आपके पास वैलिड एनटीएन नंबर ना हो पार्टी का और एसटीआरएन नंबर ना हो, अगर जरूरत है, अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है या आम एक छोटा रिटेलर नहीं है, तो आप उनको उनके साथ कॉपरेट ही मत करें, आप उनको लिस्ट ही नहीं करें। अच्छा, एक बात मजीद ये की गई है, एफबीआर ये भी कर सकता है अगर वो समझता है कोई ऑनलाइन काम कर रहा है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो उसकी फोर्सिबली रजिस्ट्रेशन भी उसको कर सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये एक बात हो गई। फिर यहाँ स्कोप ऑफ टैक्स के अंदर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यही डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं तो आगे मैं ब्रीफली बता दूंगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो स्कोप ऑफ टैक्स के अंदर ये किया है कि जब आप डिजिटली ऑर्डर गुड्स को बेचते हैं तो 2% आपका सेल्स टैक्स विदहोल्ड कर लेगा। कौन? एक तो इंटरमीडियरीज जो कि पेमेंट इंटरमीडियरीज हैं, और कोरियर कंपनीज। जब ये आपके पैसे रिसीव करेंगे उसमें से 2% ग्रॉस अमाउंट का रोक लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, विदहोल्ड कर लेंगे, और आपके बिहाफ को पे गवर्नमेंट को जमा करा देंगे ये 2%। अब हमें ये देखना है कि इस 2% का होगा क्या। तो ये जो 2% है, एक तो इसको हम आगे बताएंगे कहाँ स्पेसिफाई किया टेक्निकली। यहाँ 2%, अब दो लोगों इसकी दो रिजीम्स हैं। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं और अगर आप छोटे रिटेलर्स हैं तो आपके लिए फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है, ना आपने रिटर्न जमा करानी है ना आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है। लेकिन अगर आप टीयर वन रिटेलर हैं, या इफ योर कंपनी, इफ योर लार्ज साइज एंटिटीज, योर नॉट कॉटेज इंडस्ट्री और नॉट जनरल रिटेलर्स, स्मॉल रिटेलर्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है, आप तो अपनी रिटर्न जमा कराएंगे, तो आपके लिए एडजस्टेबल है। तो सपोज कर लें आपने एक 18% की इनवाइस बनाई और 18% पे चार्ज कर दिया एक प्रोडक्ट को, और 2% आपके विदहोल्डिंग मिलेगी। तो 18 में से 2 रुपए, 100 रुपए की अगर प्रोडक्ट है तो आप माइनस करके 16 रुपए गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई इनपुट अवेलेबल है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। सो 2% shall be withheld by the payment intermediaries, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेमेंट गेटवेज लाइक जैज, इजी पैसा वगैरह, और कोरियर कंपनीज। लेकिन ये एडजस्टेबल है, यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। हाँ, उन लोगों के लिए जरा सी बात अजीब है कि जी कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह जो है, अब छोटे से काम करने वाले हैं, उनके लिए 2% की हिट आ गई, उनकी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन गई ना। तो उनको क्या, उनको सोचना पड़ेगा हम अपनी प्राइस बढ़ाएं या अपना मार्जिन कट करें। इसी तरह छोटे दुकानदार, बहुत सारे स्टेशनरी वालों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हुए, अपनी चीजें ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, उनको भी 2% की हिट आ जाएगी, उनकी प्राइसेस 2% से इन्फ्लेट कर जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम। फिर एक और रिक्वायरमेंट ये कर दी है कि अब ये जो दो लोग हैं, जो पेमेंट इंटरमीडियरीज हैं और कोरियर कंपनीज हैं, जब लोगों का 2% काटेंगे तो जाहिर है लोगों का डाटा भी उनके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, उनके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो लोगों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर सकें और प्रॉपरली रिपोर्ट करें। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 26 में दे दी गई है कि इन लोगों ने अपनी मंथली स्टेट विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा करानी है कि जी हमने इन इन ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों का, उनका एनटीएन ये है, नाम ये है, इतनी सेल थी, इतना पैसे आए, इतने हमने विदहोल्ड करके उनके बिहाफ पे जमा करा दिया। तो मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स जमा करानी पड़ेंगी अब इन लोगों को। तो इनका काम बढ़ गया, जाहिर है पहले ये काम नहीं था। सो अल्टीमेटली इनकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, ये अपनी प्राइसिंग में इसको ऐड करेंगे, जाहिर है अल्टीमेटली कोरियर के चार्जेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको स्टाफ रखना है। मे बी जो न्यू एंट्रेंट्स हैं टीसीएस में या पेमेंट गेटवेज में, उनको अपने
सॉफ्टवेयर कॉस्ट उनकी बढ़ जाए, उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट ऑफ सर्विस बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली बर्डन मजीद कस्टमर के ऊपर आएगा। तो एक ये चीज़ अहम चीज़ एफबीआर ने उनके जिम्मे लगा दी है। अब हम टेक्निकली देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 14 है, वहाँ 1A ऐड किया है जहाँ आपसे कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। 1B में कहा गया है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप बैंक्स और टीसीएस वाले आपको सर्विसेज ही नहीं देंगे। इवन बैंक अल-फलाह, फैसल बैंक, आई वाज लुकिंग द मैसेजेस रिसीव्ड इन ईमेल कि जी आप रिक्वायरमेंट पूरी करें, अदरवाइज हम आपको डीलिस्ट कर देंगे, बिकॉज दे आर बाउंड टू डू सो। इसी तरह से 2A में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कुछ डेफिनेशन ऐड की गई हैं। ई कॉमर्स की तो वही डेफिनेशन है जो इनकम टैक्स वाली है, जो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं इनकम टैक्स में। अच्छा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की डेफिनेशन मुझे कंप्लीट नहीं लग रही, क्योंकि इसके अंदर लिखा है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो फी लेते हैं, जो फी नहीं लेते उनका क्या होगा। हालांकि इनकम टैक्स के अंदर डेफिनेशन बहुत अच्छी है जो यहाँ रिप्रोड्यूस की है, इसको आई थिंक गवर्नमेंट बाद में चेंज कर देगी। स्कोप ऑफ टैक्स के अंदर सेक्शन 3 में सब सेक्शन 3 का क्लॉज सी ऐड किया है, ठीक है, जहां पर ये कहा गया कि 2% विद होल्डिंग होगी। 11 स्केड्यूल में जो रेट लिखा गया है और 11 स्केड्यूल में जो रेट है वो 2% है, जो विद होल्डिंग की बात हो रही है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा ज़ाहिर है कॉटेज इंडस्ट्री के लिए और अदर अदर नॉन टीयर 1 रिटेलर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए एडजस्टेबल होगा, और ये बात यहाँ 7A सब सेक्शन में लिखी गई है। और आगे 11 स्केड्यूल है, फिर सेक्शन नंबर 26 के अंदर रिटर्न फाइलिंग है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाले हों और इंटरमीडियरी और कोरियर सर्विसेज वाले हों, इन दोनों को स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर मंथली रिटर्न्स जमा करानी पड़ेंगी एफपीआर को। दिस इज ऑल अबाउट सेल्स टैक्स चेंजेस। ओवरऑल खुलासा ये कि 2% का बर्डन होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और ये चेंज है, लेकिन ये ई कॉमर्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन रिवीजन ऑफ रिटर्न से रिलेटेड है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये था कि अगर आपने रिटर्न जमा की तो 60 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है या रिफंड कम हो रहा है। तो कह रहे हैं अभी भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन अब एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बोर्ड अप्लाई कर देगी, जब से भी उसको यानी कि इन प्लेस कर देगी, किया हुआ है, तो उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर ये कंप्यूटर सिस्टम उस रिटर्न पे कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर देता है तो फिर आप नहीं कर सकेंगे, फिर आपको जाहिर सी बात है अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा है अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द बोर्ड द अप्रूवल shall not be required if revised return is filed within 60 days of filing of return and tax payable within more than fala therein less than unless restriction by the compliance ठीक है, वो यही बात कर रहा है कि अगर उसने कोई अगर उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ जो बोर्ड का सिस्टम है, तो आप वही काम कर सकते हैं जो 60 दिन में आप पहले कर लेते थे। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, अगर लगी हुई है तो फिर आपको जाहिर सी बात है अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात होगी, मैंने आपसे कहा था मैं आपको रिकैप करवा दूंगा जो हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हमने चेंजेस देखी थी उसके लिए ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। जब आपने ये देख लिया कि जी 2% की हिट यहाँ आ रही है तो वहाँ कितनी है, वहाँ मैंने डिस्कस किया था, जो मैं आपको यहाँ शेयर करवा देता हूँ, उसको रिकैप दोबारा करवाए थे। यहाँ जी सेक्शन नंबर 6A डाल दिया था और यहाँ ये कहा था कि आपको 1%, अगर आप पेमेंट ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं तो 1% और कैश रिसीव कर रहे हैं कि 2%। तो और ये फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है। तो हम कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को। इसमें बात यह है कि अगर मैं आज ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहा हूँ तो मुझे टोटल जो हिट आएगी वो 3% की आ रही है। 1% अगर मैं सपोज कर रहा हूँ मेरे सारे बैंकिंग चैनल से पैसे आते हैं तो 1% मेरा इनकम टैक्स कट जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एक कॉटेज इंडस्ट्री की, एक छोटा मैं घर पे बैठा काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 1% इनकम टैक्स की हिट आ जाएगी जो मेरा फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है, और दूसरी तरफ 2% सेल्स टैक्स की हिट आ जाएगी। तो 3% का मेरे कारोबार में स्ट्रेट अवे हिट आ गया। और अगर मैं एक कॉर्पोरेट एंटिटी हूँ और ऑनलाइन सेल भी कर रहा हूँ और अदर सेल्स भी मेरी हैं, तो मुझे फॉर इनकम टैक्स पर्पस अपोर्शन करनी पड़ेगी इनकम। एक इनकम मेरी एफटीआर में चली जाएगी। ये बात होती है कि हम एफटीआर रिजीम को खत्म करें, दोबारा एक नई एफटीआर रिजीम लेकर आ गए, तो एक एफटीआर रिजीम बन जाएगी। और अगेन सेल्स टैक्स मेरा एडजस्टेबल है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम आएगी उन लोगों के लिए जो एडजस्ट ही ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल इंडस्ट्री है, वो 9 स्केड्यूल में टैक्स होती है, तो वो क्या करे सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का, उनका तो सेल्स टैक्स होता ही नहीं आगे सब्सिक्वेंट सप्लाई पे, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, लेकिन उनकी भी विद होल्डिंग होगी तो वो तो जाया हो जाएगा, वो क्या करेंगे।
इसी तरह से अगर हम ई बाइक की बात करें, वहाँ 1% चार्जेबिलिटी है प्रोडक्ट के ऊपर, रिड्यूस रेट का आइटम है, तो वो भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपनी ये विद होल्डिंग को, तो उनका भी ज़ाहिर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, चार्ज करेंगे, अपनी प्राइसिंग चेंज करेंगे। और अगर आपको इस बारे में कोई भी कंसल्टेशन लेनी हो, आप मुझसे फ्री सेशन बुक कर सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं, और आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग्स करना चाहते हो इनकम टैक्स पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे, सेल्स टैक्स पे, तो आप हमें एसएससीबी के मॉड्यूल्स पे, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।